नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग इस वीडियो में आपको संस्कृत के उपसर्ग, उनके भावार्थ और उनसे बने हुए शब्दों से परिचित कराऊंगी। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। वो उपसर्ग कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। पहला उपसर्ग है अभि। अभि का भावार्थ होता है सामने और उससे बना शब्द है अभिमुख। मुख मतलब चेहरा, आपका मुंह, और अभि मतलब होता है आगे, यानी कि मुख के सामने। तो यहां पर आपका मुख आपका मूल शब्द हुआ और अभि उपसर्ग लगाया, जिससे कि नवीन शब्द बना अभिमुख, यानी कि मुख के सामने। दूसरा है आपका अधि। अधि उपसर्ग का भावार्थ है श्रेष्ठ और इससे बना शब्द है अधिवक्ता। वक्ता यहाँ पर मूल शब्द है, अधि यहाँ पर उपसर्ग है और उससे बना शब्द अधिवक्ता। इसका अर्थ है जो बोलने में श्रेष्ठ हो, जो अपनी बातों को श्रोताओं तक पहुंचाने में निपुणता हासिल किए हुए हो, श्रेष्ठ हो। तीसरा उपसर्ग है अनु। इसका भावार्थ है पीछे और इससे बना हुआ शब्द है अनुराग। राग यहाँ पर मूल शब्द है और अनु यहाँ पर उपसर्ग है। इससे और भी शब्दों का निर्माण हो सकता है। अनुराग बन सकता है, अनुवाद बन सकता है, अनुचर बन सकता है। आगे देखते हैं अव। अव उपसर्ग का भावार्थ है हीन और इससे बना हुआ शब्द है अवगुण। गुण यहाँ पर मूल शब्द है और अब यहाँ पर उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है गुणहीन, जिसके अंदर गुण ना हो। फिर है आपका अ उपसर्ग। अ उपसर्ग का भावार्थ है तक और इससे बना हुआ शब्द है आजीवन। जीवन यहाँ पर मूल शब्द है और अ यहाँ पर उपसर्ग है, जिसका मतलब हुआ जीवन पर्यंत या जीवन भर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अप उपसर्ग। अप का भावार्थ है बुरा और उससे बना हुआ शब्द है अपयश। यश यहाँ पर मूल शब्द है, अप यहाँ पर उपसर्ग है और अप उपसर्ग लगाकर हमने शब्द बनाया अपयश, यानी कि बुरी प्रसिद्धि, बुरा यश। अच्छा बच्चों, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि मैंने यहाँ पर एक ही भावार्थ लिखा है, लेकिन हो सकता है आपकी व्याकरण की पुस्तक में एक उपसर्ग के एक से ज्यादा भावार्थ हों। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है और आपकी बुक में एक से ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका उत। उत उपसर्ग है ऊंचा, इसका भावार्थ है ऊंचा और उससे बना हुआ शब्द है उन्नति। अब आप लोग इस शब्द में थोड़ा सा भ्रम में आ गए होंगे कि यहाँ तो उत उपसर्ग है, फिर यहाँ ना अक्षर कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि संस्कृत के बहुत से उपसर्ग ऐसे होते हैं जिसमें संधि का नियम लागू होता है। तो ये वही उपसर्ग है जिसमें संधि का नियम है। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से संस्कृत के उपसर्ग, वो कौन से उपसर्ग हैं जिनमें संधि का नियम लागू होता है। और मजे की बात तो यह है कि ज्यादातर परीक्षाओं में वैसे ही उपसर्ग आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उप उपसर्ग का भावार्थ है निकट और इससे बना हुआ शब्द है उपमंत्री। मंत्री यहां पर आपका मूल शब्द है और उप यहां पर उपसर्ग है, जिससे बना शब्द उपमंत्री। फिर है आपका सम। सम म पे हलंत लगा है तो ये आधा माह है। यहां पर इसका भावार्थ हुआ संयोग। इसका भावार्थ सहित भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मूल शब्द है साधन, साधन में आपका सम मतलब उपसर्ग लगा है। अब यहां देखिए ये माँ आधा है, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं उसमें हम आधा माँ या आधा ना को अनुसार के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमने क्या लगाया, संसाधन। तो यहां पे सम को साधन शब्द में जोड़ा तो नया शब्द बना संसाधन। फिर है आपका प्रति उपसर्ग। इसका भावार्थ है हर एक या विरुद्ध, खिलाफ, जिसको हम बोलते हैं। और इससे जो बना शब्द है प्रतिवर्ष, यानी कि हर एक वर्ष। वर्ष यहां पर आपका मूल शब्द है, प्रति यहां पर उपसर्ग है। प्रतिकार बन सकता है, इसमें प्रतिशोध बन सकता है, कुछ भी आप इसमें प्रति उपसर्ग लगाकर आप शब्द बना सकते हैं। फिर है आपका प्रा उपसर्ग। प्रा उपसर्ग का भावार्थ है आगे या अधिक और इससे जो शब्द बना वो है प्रगति। गति इसका मूल शब्द है और प्रा इसमें हमने उपसर्ग लगाया। फिर है आपका अति। अति का भावार्थ है अधिक और इससे बना अत्यधिक। अब यहां पर भी देखिए अत्यधिक शब्द, अब आप सोचेंगे जब अति, इसका जो मूल शब्द है वो है अधिक और इसका जो उपसर्ग है वो है अति, तो इसके हिसाब से हमें अति अधिक लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, ये भी वही उपसर्ग है जिसमें संधि का नियम लागू होता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम वो उपसर्ग पढ़ेंगे विस्तार में। तो यहाँ पर अति
आपका उपसर्ग है और अधिक इसका मूल शब्द है, जिससे मिलके बना अत्यधिक। फिर आपका यहाँ पर है परा। परा उपसर्ग का भावार्थ है विपरीत और शब्द बना पराजय। जय यहाँ पर मूल शब्द है और परा इसका उपसर्ग है, और दोनों ने मिलकर जब परा उपसर्ग जय मूल शब्द से मिला तो नया शब्द बनकर आया पराजय यानी कि हार। फिर है आपका परि। परि का भावार्थ है चारों ओर। कल्पना यहाँ पर जो शब्द बना परिकल्पना, इसमें कल्पना यहाँ पर मूल शब्द है और परि यहाँ पर उपसर्ग है। तो परि उपसर्ग जब कल्पना शब्द में जुड़ा तो शब्द बना परिकल्पना। फिर है आपका निस, जिसका भावार्थ है रहित और उससे बना निसंकोच। यहाँ पर भी स आधा है तो हमने शब्द में भी आधा सा लिखा है। संकोच यहाँ मूल शब्द है और निस उपसर्ग से मिलकर बना निसंकोच। उसके बाद है निर। निर का भावार्थ है बिना। अब यहाँ पर शब्द बना निर्भय। अब देखिए यहाँ पर रा आधा है। रा आधा जब नवीन शब्द में हम आधा रा वाला उपसर्ग लगाएंगे, निर उपसर्ग लगाएंगे, तो जो आधा रा है वो शब्द में रेव के रूप में लगेगा। इस तरीके से इसको हम रेव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ भय आपका मूल शब्द हुआ और निर उपसर्ग लगकर बना निर्भय। आपने और भी शब्द सुने होंगे, निर्भय हो गया, निर्बल हो गया, निर्गुण हो गया। इस तरह के जो शब्द है जिसमें हम रा को, आधा रा को रेव के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर है आपका दुस। दुस का भावार्थ है कठिन और शब्द बना दुस्साहस। साहस यहाँ पर मूल शब्द है और दुस यहाँ पर उपसर्ग है। फिर है आपका दुर। दुर का भावार्थ है बुरा और बना शब्द दुर्गुण। यहाँ पर भी देखिए आधा रा का प्रयोग हमने रेव के रूप में किया है। गुण मूल शब्द है और दुर इसका उपसर्ग है। फिर है आपका दुह। यहाँ विसर्ग लगा हुआ है जिसका भी भावार्थ बुरा होता है और जिससे बना शब्द दुश्चिंता। चिंता यहाँ पर मूल शब्द है और दुह यहाँ पर उपसर्ग है। फिर आपका आया सु। सु का जो भावार्थ है वो होता है शुभ, अच्छा, और यहाँ पर शब्द बना सुकर्म। कर्म यहाँ पर आपका मूल शब्द है और सु उपसर्ग है यानी कि अच्छे कर्म। सुकर्म मतलब अच्छे कर्म। फिर है आपका वी उपसर्ग। वी यहाँ पर इसका भावार्थ है विशेषता और यहाँ पर शब्द बना विशुद्ध। शुद्ध इसका मूल शब्द है और वी इसका उपसर्ग है यानी कि विशुद्ध यानी कि और अधिक शुद्ध। विशुद्ध शुद्धता में और अधिक। उसके बाद है आपका नी। नी आपका निषेध भी हो सकता है इसका भावार्थ, निपुणता भी हो सकता है इसका भावार्थ, अधिकता भी हो सकता है। और यहाँ पर हमने जो शब्द लिया है वो है निवास। वास इसका मूल शब्द है और नी इसका उपसर्ग है। वास का मतलब भी रहना होता है और निवास का मतलब भी रहना होता है। तो इस तरीके से आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरीके से संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, भावार्थ होते हैं और उनसे शब्द कैसे बनते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग बताना सिखाऊंगी कि जो संस्कृत के उपसर्ग हैं और जिनमें संधि का नियम लागू होता है। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू।